अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। सियासत जिसका मतलब अवाम के वोट की मदद से निज़ाम हुकूमत चलाना, इलेक्शन में अपने हरीफ के साथ वोट की मदद से मुकाबला करना और फिर जो भी जिम्मेदारी आपके ज़ुमरे में आती है, आपके हिस्से में आती है, उसको निभाना। होना तो यही चाहिए, लेकिन अफसोस जब से होश संभाला हर दौर में सियासत नहीं बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स होते हुए देखी। अगर मुखालिफ की मकबूलियत ज़्यादा है तो अपनी काबिलियत से या फिर ओपोनेंट की जो अवाम में परफॉर्मेंस है उसमें कमी कोताही से उसको ज़ेर करने की बजाय पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स की तारीख ये बताती है कि किस किस तरह सियासतदानों पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाकर उनके किरदार को दागदार किया जाता रहा और उनके निजी मामलात को पब्लिकली उछाल कर भी उन्हें बदनाम किया जाता रहा। वो तस्वीर की मद में हो, वो वीडियोस की सूरत में हो, वो ऑडियो लीक्स हो, किसी की शादियों का रिकॉर्ड हो, बच्चों के डीएनए तक बात जा पहुंचती है। और माफ़ कीजिएगा, सियासतदान जो हैं वो अपने जो ओपोनेंट हैं, उनके जो मुखालिफ हैं, उनके बेडरूम तक पहुंचने में भी देर नहीं लगाते। अब भी तो वही कुछ हो रहा है और अब तो और आसान हो गया। मीडिया पर आते हैं, इंटरव्यूज हो जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं। अगर ये सब भी इसकी स्पेस ना मिले तो सोशल मीडिया की बल्ले बल्ले है। सोशल मीडिया पर खुले दिल और खुले अल्फाज से इस रिवायत को खूब निभाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आपने भी देखा, मैंने भी देखा, उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की और तज्जियाकार और जो मुबस्सरीन हैं उनकी नज़र में एक ये ऐसी कोशिश है जिसे हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में डिटेल से डिस्कस किया। आज भी दिन भर इस प्रोग्राम पे तज्जिए भी होते रहे, तबसरे भी होते रहे। बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि क्या ये इंटरव्यू प्लांटेड था, क्या मानिका साहब का ये इंटरव्यू उनके हक में गया या फिर उनके खिलाफ चला गया। और फिर हम इस प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे अपने इस सेगमेंट में कि क्या सहाफ़ियों का इस तरह के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना उनके सहाफ़ती जो इक़दार है उनकी कैटेगरी में आता है या फिर नहीं। जी, तो इस मामले पर पैनल में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मज़हर बरलास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। गुल नुखैज़ अख्तर साहब भी डिस्कशन में हमारे साथ होंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बरलास साहब, 24 घंटे गुजर चुके हैं और आज इस वक्त हम फिर कल वाली डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट गया है इस इंटरव्यू का जो कल किया गया खावर मानिका साहब का, और ओवरऑल इस इंटरव्यू का किसको नुकसान हुआ, कौन फ़ायदे में गया? बहुत शुक्रिया सुमेरा मिर्ज़ा साहबा। गुजारिश ये है कि एक तो मनहसल कौम या मनहसल मुआशरा इस इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया है और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि खावर मानिका साहब ने अपने साथ भी ज़्यादती की है, अपने ख़ानदान के साथ भी ज़्यादती की है और फिर वो जो पहले कहते रहे हैं वही उनका जो झूठ या सच है वो लोगों की नज़र में खटकता रहा। इसके बाद आ जाइए, ये सहाफ़त के बात हुई है कि क्या सहाफ़ियों को ऐसा ज़ेब देता है। देखिए, सहाफ़ी तो बहुत से काम करते हैं और ये बात सच है कि पहले हमारी सहाफ़त में बहुत सी इक़दार थीं, अब वो रफ्ता रफ्ता खो गईं। और इसी ग्रुप के एक आदमी ने पिछले दिनों चेयरमैन पीटीआई के एक मुलाज़म का इंटरव्यू किया, तो मैंने फिर एक और नौजवान का इंटरव्यू सुना, तो उसने उस सहाफ़ी को मुखातब करते हुए कहा कि क्या अगर मैं आपके किसी ज़ाती मुलाज़म का इंटरव्यू करूं और उसमें ये पूछूं कि आपकी बीवी किससे बातें करती रही है, आपकी बीवी कब उठती थी, आपकी बीवी कैसे नहाती थी, आपकी बीवी बाहर किसके साथ जाती थी, तो आपको क्या लगेगा? तो मेरा ख्याल है कि ये जो जल्दी जल्दी मशहूर होने की गेम है या दौलत की दौड़ है, इसमें हमने अपनी अखलाकी कदरों को कहीं खो दिया है और बदकिस्मती से हमारे सियासतदान इसका शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों में भी वो लोग ज़्यादा शिकार हैं जो नासमझ हैं। और इस सिलसिले में मैं एक जमात का ख़ास तौर पर तज़किरा करूँगा कि उनका तो हमेशा से वतीरा ही ये रहा है। उन्होंने ना बेगम भुट्टो को माफ़ किया, ना बेगम बेनज़ीर भुट्टो को माफ़ किया, ना उन्होंने जमायमा खान को माफ़ किया, ना उन्होंने किसी और को माफ़ किया। और उनके अपने दर्जनों किस्से हैं, मगर उनके सियासी मुखालफिन मैं समझता हूँ फिर भी हौसलामंद है कि उन्होंने उन दर्जनों किस्सों का तज़किरा नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी की ज़बान काटने की कोशिश की थी उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया। और यकीन कीजिए, मेरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो मुलाकातें रहीं उसमें कई मरतबा वो कहती थी
कि देखिए ये किन हथकंडों पे उतर आते हैं हमारे सही, मुखालफी। सही। तो मेरा ख्याल है हमें अखलाकियात से गुजरी हुई जो बातें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मुआशरा इसको कबूल नहीं करता, ठीक फिर है। हम अपने आप को रहनुमा कहते हैं। रहनुमाओं का काम है रहनुमाई करना। बिल्कुल क्या सही है ये सर। खाक रहनुमाई कर रहे हैं कि लोग गंदे कपड़े चौक में चौराहे में धो रहे हैं? बिल्कुल तो सही मेरा है। ख्याल है हमारे जी। सियासी रहनुमा दुरुस्त ठीक है। रहनुमाई नहीं कर रहे। ठीक हो गया। नुखैर साहब, आपको क्या लगता है ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कैसा गया? एक बात बरला साहब ने की, मेरा ख्याल है आप भी उससे इत्तफाक करेंगे कि खावर मानिका साहब का ये इंटरव्यू जो है उन्होंने अपने ऊपर और अपने ख़ानदान के ऊपर ही कीचड़ उछाला। इतने अरसे के बाद वो आए हैं मीडिया पे और उन्होंने ये बातें की। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट क्या इसका? सुमेरा, इम्पैक्ट का तो मुझे पता नहीं, जो मैं सुन रहा हूँ उसमें मिली जुली आ रहा है। जी जी बिल्कुल वही। लेकिन ये कहना कि ये खावर मानिका साहब ने कीचड़ उछाला है वाइफ पे अपनी, मेरा नहीं ख्याल। इसमें कल भी यही बात हो रही थी, वो दरमियान में एक तीसरे शख्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं। हम बात फिर उधर नहीं लेके जाते। नुखैर साहब, आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कल भी आप यही बात कर रहे थे, लेकिन इस सब में उनकी बीवी, जो साबिक बीवी है साबिका, वो ज्यादा अहमियत की हामिल है ना, क्योंकि जाहिर 28 साल रिश्ता रहा ना उनके साथ, बच्चे भी हैं, बीवी भी थी वो। तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ उसको अगर इन्होंने खराब करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए किया तो खराब ये तो किस उनकी वक्त बीवी गलत थे? ये पहले जब ये शादी अनाउंस हुई और पता चला कि ये शादी हो गई है, उस वक्त ये गलत थे या आज ये गलत है? लेकिन तब उस वक्त तो बड़ा एक अच्छा इन्होंने रिएक्शन दिया कि जी मैंने तो डाइवोर्स कर दी है, अब उन्होंने आगे शादी कर ली, दैट्स ऑल। मैं आपको एक बात बताऊं सुमेरा, अभी थोड़ी देर पहले बरला साहब ने जिक्र किया कि लीडर को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, वो कौन शख्स थे जिन्होंने कहा, एक बड़ी सियासी लीडर के, जमात की जो उनकी लीडर हैं उनके लिए कहा कि मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा हस्बैंड ना नाराज़ हो जाए। भरे जलसे में किसने कहा ये? आयशा अहद, अगर मेरे प्रोड्यूसर दिखा सके, मैंने उनको एक तस्वीर दी थी कि आयशा अहद बैठी हुई हैं सेंटर में, साइड पे फिरदौस आशिक अवान है, इस तरफ यास्मीन राशिद हैं और उस वक्त की वजीर हैं दोनों। आयशा अहद को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कौन थी और उनसे क्या उगलवाया जा रहा था? वो घर की खातून नहीं थी। क्यों उनको बिठा के अपने साथ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और बताया गया कि जी ये हमजा के साथ ये वाला मामला हुआ? सो ये कहना कि जी हम नेक पाक हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया, ये दूसरे इस तरह करते हैं। दूसरों पे तो हमेशा से आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। आपका तो दावा था कि हम बहुत पाक हैं, हम में ऐसी कोई बात नहीं, हम बड़े नेक हैं, हमारे अंदर तो ये सूरत हाल है ही नहीं। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने यही कहा ना कि रियासत मदीना का दावा करने वाले थे उनका। मैं वही कह रहा हूँ, जब आप इतने इतने बड़े दावे करेंगे फिर आपको उसका सबूत भी देना पड़ेगा। और ये कहना कि सहाफ़ियों को ये इंटरव्यू लगाना चाहिए था कि नहीं, सुमेरा मैं एक बात बताऊँ, जी जी, सहाफ़ी का काम है खबर निकालना, ये देखे बगैर कि ये खबर किसी के हक में जा रही है या नहीं। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू तय था। खावर मानी, इस बारे में अगर मैं भूल नहीं रहा तो राजा आतिफ जुल्फकार साहब ने अपने एक वीलॉग में भी ये बता दिया था 3 नवंबर को। अच्छा, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने भी ये कहा था कि ये इंटरव्यू एक तैयार है उनका। अब ये इंटरव्यू अगर वो सहाफ़ी को ना देते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना देते, हम फर्ज करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पाबंदी लगा दी कि हमने आपका ये इंटरव्यू नहीं चलाना, जी जी, फिर वो जाते प्रेस क्लब, प्रिंट मीडिया के पास, वो भी कहते हमने भी ये लगाना। तो जिस शख्स ने ये तय कर लिया कि उसने इंटरव्यू लगाना है, वो फिर क्या करता? वो फिर सोशल मीडिया पे लगाता। सोशल मीडिया पे लगता तो फिर उसमें कुछ किसी ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन हमारे अंदर एक तशनगी रह जानी थी कि यार इससे ये सवाल तो पूछा जाता, ये तो पूछा जाता। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सहाफ़ी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, पूरे तरीके से उन्होंने पूरा जो कनिंग क्वेश्चन थे वो उनसे किए कि ये क्यों, इस तरह उनके पुराने क्लिप्स चलाए। सो सहाफ़ी का काम है कि इस तरह की खबरों को या इस तरह के इंटरव्यू को, जिसको उससे लगे कि ये कहीं और जा सकते हैं और वहाँ हमें सवालात की इजाज़त नहीं होगी, ये तो उन्होंने अच्छा किया। तीसरी बात जी जी, कि आपने कहा कि जी ऐसे लोगों, ऐसी शख्सियात के जो निजी मामलात हैं वो आने चाहिए पब्लिक में। इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। बिल क्लिंटन की मिसाल है, मोनिका की मिसाल है, और जेफ बेजो की जो उसके हैं अमेज़ॉन के चीफ, जी जी जी, इवन वाशिंगटन टाइम के भी वही मालिक हैं, उनकी जब तलाक होती है। डियाना के मामलात आप देख लें किस तरह से है। बिल्कुल, ये जो शख्सियात हैं जो एक ख़ास लेवल की हैं और पब्लिक फिगर हैं, उनके मामलात पूरी दुनिया में ज़ेर बहस आते हैं। ठीक है, उनकी शादी हो, उनकी तलाक हो, दोनों मामलात ज़ेर बहस आते हैं। लिहाजा सहाफ़त में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इन मामलात को, हाँ लेकिन उनके ज़ेर बहस लाने का कुछ तरीका होता है, घरों में पढ़े जाने होते हैं अखबारात। हमारी तो माशरती रवायात हैं जो अभी इन्होंने कहा बरला साहब ने
कि कुछ ऐसी बातें पूछी गई हैं जो नहीं सामने आनी चाहिए थी। ठीक है। वो मुझे बातें बताई जाएं तो मुझे ज़रा ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा बल्लाज साहब ये बताइएगा कि हम जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आज सारा दिन हो गया, 24 आवर्स हो गए, उसमें तो यही लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि ये इंटरव्यू एक प्लांटेड इंटरव्यू था और इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन चूंकि सर पे हैं और इसलिए करवाया गया, ताकि कल भी आप भी यही बात कर रहे थे कि खान साहब को बदनाम करने के लिए, उनकी मकबूलियत कम करने के लिए। लेकिन जिस इंटरव्यू का नुक़ी साहब जिक्र कर रहे हैं, अगर उसको सुने तो उसमें ये कहा जा रहा है कि खावर मानिका साहब 2018 या 2019 से रब्ता कर रहे थे शाहजेब खानजादा से कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये तो फिर तजाद आ रहा है दोनों बातों में। नहीं, देखिए गुजारिश सुनिए, जी जी, ये आप इंटरव्यू निकाल के देखिए। शाहजेब ने कहा कि हम आपसे राब्ता कर रहे थे तो आप हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं। इसका एक इजहार एक और सहाफ़ी ने किया है, वो जापान में है, एक मारूफ सहाफ़ी है, कॉलमिस्ट है, उसने भी अपने विलाग में कहा है कि मैं अक्सर राब्ते में रहता था और उसने ये दावा किया कि मानिका साहब ने 90% झूठ बोला है। ये उसका दावा है। खैर, मैं ये जो मिसालें दी हैं ना गुले नुखेज अख्तर साहब ने, जी जी, देखिए मगरब की मिसालें आप बहुत दे सकते हैं। मगरब में तो बहुत कुछ होता है या और मुल्कों में बहुत कुछ होता है। हमारी रवायात हैं, हमारे क्या ये घरों में कल टीवी नहीं देखा गया? क्या ये प्रोग्राम घरों तक नहीं पहुंचा? हमारी अगली नस्ल ने नहीं देखा? हमारे यहाँ तो यहाँ गंदा अफसाना लिखने पर भी किताबें बैन हो जाया करती थी। हमारी रवायात हैं, हम बहुत कुछ अपने निसाब में नहीं पढ़ाते जो मगरब में पढ़ाया जाता है। तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी रवायात से हट के बहुत से काम नहीं करने चाहिए जो हमारे मुआशरे को जहर आलूद करे। बल्लाज साहब, हमें जलसे में कहना चाहिए किसी के बारे में वो जुमला जो मैंने अभी सुनाया आपको? और जलसे के बारे में देखिए, और वो जलसा टीवी पे आ रहा हो, देखिए आप किसी के माँ बाप को भी ये कहें कि वो फलां के नौकर थे, फलां के नौकर थे, ये भी एक बंदे ने कहा। और वो जो आज जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बना फिरता है ना, वो एक आमर की छतरी तले पैदा होके कहा करता था उसकी कब्र पे जाके, मैं उसका मिशन जारी रखूंगा, मैं उसका मिशन जारी रखूंगा। अब फिर उसने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, अब खुद ही वोट को इज्जत दो वाला नारा भी दफन कर। मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल वही है बल्लाज साहब, क्या अब आप साबित ये कर रहे हैं कि एक की गलती जो है वो दूसरा वैसी गलती करे तो वो बराबर यहाँ पर यही हो रही है। आप नहीं सुना, मुझे एक जवाब, आप जब वाजने पे आएंगे तो फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो जो औरत कहती है कि मेरे पास लोगों की वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, मेरे पास तो पता नहीं पूरा स्टूडियो भरा हुआ है, वो उसकी बात भी करें। उन ऑडियोज सबकी वो वीडियोस किस क्या जलसे में फोश इशारे किसने किए थे? वही उसी शख्स ने जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बड़ी बातें कर रहा था कि रात को नहीं होना चाहिए, वो तंजीम साजियां भूल गया, वो सारी बातें भूल गया। ये रूहानी तरबियत के मामला नहीं, मेरी बात सुनिए। जब आप ये कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी मेरे पास वीडियोस हैं, और मरियम नवाज ने कहा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो भी जरा जहन में रखिएगा। उनको सजा हुई थी और एक जिसको सजा सुनाई जाए उसे लगे कि ये सजा गलत है, हर मुलजिम को ये हक है कि वो अपने दिफा के लिए उसके पास जो जायज सबूत इकट्ठे हो सकते हैं वो करे। उन्होंने यही किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो है ना मजहर बल्लाज साहब के, अगर एक पार्टी या एक पार्टी का लीडर एक गलत हरकत कर रहा है तो इट डजंट मीन कि दूसरी पार्टी का जो लीडर है या जो रहनुमा है वो वही उस चीज़ को दोहराएं और ये फिर हमारी सियासत का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। नुक़ी साहब, कि आपको भी पता है कि खावर मानिका साहब के ऊपर एक केस, बल्कि कई केसेस थे, और एक केस जो हम अराजी वाली जिसकी बात करते हैं, आप उसके बारे में कुछ हमें अपडेट देना चाहेंगे कि वो केस क्या था, उसका क्या बना? क्योंकि उसको मीडिया कवरेज ही नहीं है, उसको दिखाया नहीं जा रहा कि वो कहाँ तक पहुँचा है केस, और उसकी हेयरिंग्स कहाँ तक पहुँची है, उसके रिजल्ट्स क्या है, इस वक्त उसका क्या स्टेटस है? ये केस मीडिया इसलिए नहीं दिखा रहा, देखे ना केस तो चल रहा है, ये तो मीडिया पे है ना, इसका इल्जाम मीडिया को देंगे, मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? इस दौरान इतनी हैपनिंग्स हो रही हैं कि मीडिया की उस पर नजर नहीं है, और वैसे भी ऐसा केस जो चल रहा हो मुस्तकिल, उस पर मीडिया इतना फोकस नहीं रखता। इस पे ये कब्रिस्तान की अराजी थी, ठीक है, और इस पे केस था, मेरा ख्याल शायद 4 कनाल ये अराजी थी। इस पे उन पे इल्जाम था कि उन्होंने इस पे कब्जा करके एक शादी हाल और 26 दुकानें बनाई हैं, ठीक है। तो यूँ उन्होंने महकमा औकाफ की जो अराजी थी उसे 13 करोड़ आई थिंक 67 लाख 13 करोड़ 67 लाख उन्होंने इसको
रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिस पे उन पे ये केस हुआ। ठीक और है। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले उनकी जमानत हुई है, ठीक है, और इसी अराजी केस की में उनकी सिर्फ जमानत हुई है। ठीक है। केस उसी तरह चल रहा है। 1 लाख रुपए के मेरा ख्याल है उन्होंने मचलके जमा कराए थे। सही। ये जो लेटेस्ट सूरत हाल है ये तो मैंने आपको बता दिया। इस हवाले से सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये कि क्या इस केस पर रिलीफ देने के लिए जो है उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है? क्योंकि लोग जो है वो यही बात कह रहे अब हैं आपने कि खुद वो ही सवाल किया, खुद ही आप हंस पड़ी हैं, मैं क्या कहूँ। रिलीफ जो है वो नहीं 13 करोड़ का वो रिलीफ मांग देने रहे का हैं। किया है। रिलीफ तो तय हो गया जब उन्होंने राजा आतिफ जुल्फकार का हवाला दिया। मैं जानता हूँ राजा आतिफ जुल्फकार हमारे पिंडी के क्राइम रिपोर्टर हैं, तो जब उनको पता था इतने दिन पहले, उनको इल्हाम हो गया था या जो भी ख्वाब में दिखाया गया था या पता नहीं किसने बताया था, तो इसका मतलब है कि ये तो तयशुदा था कि ये इंटरव्यू सामने आएगा। ये मेरी ठीक इस है। तरह बहुत से लोगों के इंटरव्यूज का लोगों को पहले से पता होता है, और आजकल तो लोग हंसते खेलते जाके एंकरों के घरों में इंटरव्यू देते हैं। हमें तो समझ नहीं आती कि ये एंकर भी चले क्या इस- कर रहे हैं। बना ये खावर मनिका साहब के घर में अपना सुमेरा, जी, ये जी। ज़हन में रखिएगा, खावर मनिका साहब का इंटरव्यू कहीं जेल से नहीं हुआ, उनके घर से उनके हुआ। घर DSNG गई। भेजी गई। बिल्कुल ठीक सही। है। नुकेश साहब, मेरा इसके ऊपर आपका भी और बल्लाज साहब का भी 1 लाइन मुझे आंसर चाहिए। इसको टॉपिक को हम क्लोज करते हैं कि जो सियासी इख्तलाफात है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए इस तरह के ऊंचे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसको उछाला जाता है। ये रिवायत कैसे ख़त्म होगी? आपको लग रहा है कि आने वाली सियासत में इसका खात्मा मुमकिन है या कोई इस तरफ सोच भी रहा है? ये बिल्कुल वही सवाल है जैसे अक्सर लोग करते हैं कि क्या सियासतदानों को माफ़ करके और दोबारा से एक साथ नहीं चलना चाहिए। तो ये एक तरफ की पार्टी के ठीक है ऐसा करना है, दूसरी यानी तरफ ओवरऑल सियासत की बात करें ना, मैंने सिर्फ एक ओवरऑल पार्टी ऐसा का नाम नहीं ले होना लिया। चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और आज आपको मैं एक बात बताऊं, जी। जब आप प्रोग्राम ख़त्म करने लगे तो आपने मुझे एक बात याद दिलानी है। आपको एक बहुत अहम इंटरव्यू के बारे में बताना है, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है और वो अच्छा। आने वाला है, और उस किन शख्सियत का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप कल कलाम को प्रोग्राम में डिस्कस हो तो आप कह सकें कि इनको भी शायद पहले पता था। अच्छा, आप नाम लेंगे उनका? नाम लूंगा और ओके। बताएं। ब्रेक के बाद फिर हम इस पे ब्रेक आते के हैं। बाद या प्रोग्राम की एंडिंग में जब आप मुनासिब समझें। मैं ब्रेक के बाद ठीक है, आपसे है ये ब्रेकिंग न्यूज़। ओके, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक तो नुका कोई बात बड़ी जो है वो हमें खबर देने वाले हैं, उस पर भी आएंगे, और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन जो है वो सर पे हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं। कहीं MQM जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ रही है, कहीं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि शिकवे करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारा जोड़ तोड़ चल रहा है और शिकवे शिकायतें भी चल रही हैं। कौन किससे शिकवे कर रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जनाब। इलेक्शन से एक ऐसी जालिम चीज़ है कि कल के जो दोस्त थे वो आज दुश्मन बने बैठे हैं, और कल जो दुश्मन थे वो आज आपके दोस्त बने बैठे हैं। अगर हम मौलाना साहब को देखते हैं तो वो बड़े मियाँ साहब के साथ जो है वो कई साल साथ निभाने की कस्में खा रहे हैं, और MQM की अगर हम बात करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी का ना छोड़ने की कस्में वो भी खाती हुई दिखाई दे रही है। किसको कितना नवाजना है, किसको किस बेस पे अपने साथ मिलाना है, ये बातें तय की जा रही हैं। और यहाँ पर सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि ये जो लोटों के खिलाफ तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के बात करती थी, लेकिन अब वही रिवायत अपनाई जा रही है। और इसी बात के ऊपर जो है वो बिलावल साहब भी बहुत ढोल पीटते थे कि जो लोटे हैं, जहां भी देखो लोटे ही लोटे नजर आते हैं। ज़मीर बेचने वालों ने कितने पैसे लिए हैं और किस बात पे, किस डील पे ज़मीर बेचे जा रहे हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, बल्लाज साहब बताइएगा कि ये ज़मीर जो इलेक्शन के करीब आते हैं और पार्टी का पलड़ा देखने के बाद क्यों जागते हैं, उससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा देखिए, अगर पाकिस्तान की जो रीसेंट हिस्ट्री है इसका अगर जायज़ा लें तो 1985 में आज़ाद सैयद में इलेक्शन हुए, बग़ैर जमातों के, यानी गैर जमाती इलेक्शन हुए। फिर उन गैर जमाती इलेक्शनों के बाद एक पार्टी मुस्लिम लीग के नाम से बनाई गई। मोहम्मद खान जनेजा उसके सरबराह थे। जी जी। फिर मोहम्मद खान के छुरा घोंपा गया और उस पार्टी पर किसी शख्सियत ने कब्ज़ा कर लिया। और फिर उनके यहाँ देखिए, जब रातों रात आपको याद है कि पूरी पार्टी चली गई थी और मंजूर भट्टू वज़ीर आला बन गए थे, उसके बाद भी 2002 में ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आपने ज़मीर की बात की है तो मुशर्रफ दौर में एक अदारे में
एक अहम मुद्दे पर एहतशाम ज़मीर साहब थे। जी जनरल एहतशाम ज़मीर। जी, जनरल एहतशाम ज़मीर साहब थे, हमारे बुज़ुर्ग दोस्त ज़मीर जाफरी साहब के साहबजादे। तो वो उस वक़्त कौमी असम्बली में हमें गूंज ये सुनाई देती थी कि वो जी ज़मीर साहब के कहने पे ज़मीर जाग गया है। सही। तो खैर फिर आप देखिए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? नहीं, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तो 88 की पुरानी बात है, ये तो मुशर्रफ दौर में बातें हैं। अच्छा, ठीक। तो फिर आप देखिए कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ जी तो जिन लोगों के, जिन शख्सियात के बारे में मियाँ नवाज शरीफ कहा करते थे कि ये तो काबिल कबूल नहीं है, तो उन्होंने 146 टिकट ऐसे लोगों को दिए जो काफ लीग से आए थे। तो यानी लोटों की एक बड़ी तादाद उन्होंने कबूल की। सही है। उसके बाद जो पीटीआई में लोग आए वो इलेक्टेबल्स के नाम पर आए, लेकिन थे तो लोटे ही वो बिल्कुल, भी, बिल्कुल। उनको भी कबूल किया गया। फिर अब जब लोटों की बात बलूचिस्तान से गालबन शुरू हुई तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी लोटे बहुत से कबूल किए जा रहे हैं। और आज अब वो कराची में एमक्यूएम के कुछ लोग छोड़ के गए हैं, तो ज़ाहिर है उनके मुखालफिन ने कहा कि जी अब उसको क्या वाशरूम कहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ना सियासी वफादारियाँ लोग मफादात के तहत बदलते हैं। ठीक है। तो सियासी वफादारियाँ नज़रियात के लिए बदलना तो चलो अच्छी बात है, अगर बदल भी कोई, लेकिन ज़ाती मुफाद के लिए तो जब आप, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बदलना चाहिए। और अगर मसलन बदलना चाहिए, आज बदलना मुझे चाहिए। जी जी। एक खबर भी कि एक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा कुछ खिंचे से हैं, नाराज हैं। अच्छा। तो पता चला कि वो अपने जाती मफाद की वजह से नाराज हैं। अच्छा, यानी ठीक है। कौमी मफाद उनके लिए अहम नहीं है, अहम नहीं है, बिल्कुल जाती सही। मफाद अहम है। बिल्कुल सही। नहीं, फिर ये है कि अगर आपने जाती मफाद के लिए भी करना है और अगर आपने अपनी वफादारी तब्दील भी करनी है तो फिर ऐसे अल्फाज ना बोलें कि फिर आगे आगे आके आपको शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़े। इस बारे में मरियम नवाज ने भी कुछ बातें की और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे लोटों के बारे में। देखते हैं, फिर वापस आते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। लोटों की जगह आपके टॉयलेट में है, आपके वॉशरूम में है। और राजा रियाज की जगह कहाँ है? सबसे बड़ा लोटा। अच्छा नुखैर साहब, सुमेरा मेरी तरफ थ्रो करेंगी तो फिर मैं बात नुखैर साहब डेफिनेशन तो बताएं। आपकी जो खबर है ना वो हमने जरूर देनी है, वो हमने आपको जाने नहीं देना, आपसे हमने खबर जरूर लेनी है। अच्छा, ये बल्कि मैं आपसे थोड़ी सी राय भी लूंगा, हल्की सी कसौटी आपसे खेल लेंगे, आप बताइएगा किसके बारे में। चले, मजहर बल्ला साहब को कहते हैं तब तक सोच के रखें कि कौन सी पर्सनालिटी हो सकती है। नुखैर साहब, लोटे की डेफिनेशन क्या है? लोटे क्या होते हैं? ये जो आपने बताया है जी, जिस तरह का, इनको लोटा नहीं कहते। अच्छा, सॉरी टू से, लोटे का मतलब है आप एक पार्टी के इलेक्शन पे वोट लेते हैं, उस पार्टी के टिकट पे आपने वोट लिया, ठीक है। वोट लेने के बाद आप पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में जाके आप जिस पार्टी के वोट पे आए हैं उसको बदल के दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो गए। अच्छा। दिस इज कॉल्ड लोटा। तो ये क्या है जो आजकल सुन ले, मैं बताता हूँ ये लोटे नहीं है, ये लौटे हैं। नहीं, सुने, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो इलेक्शन लड़ेंगे जो अगर पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए हैं, तो ये अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो यही कहेंगे ना हम पीपल्स पार्टी के जी हैं। जी जी जी। तो इनको अगर फिर भी लोग वोट दे दें तो ये लोटे कहाँ के हुए? पार्टी में जीत कर आप कहीं जाते हैं और वहां जाके आप अपना किबला दूसरी तरफ ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लोटा। इलेक्शन से पहले आप किसी और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहें तो आप कैसे लोटे हुए? और बाय द वे जो अदम एतमाद के मौके पे हुआ था, जिस तरफ इनका इशारा है, वहां पे कौन लोटा था मुझे बताइए? वो तो आजाद अरकान थे जो आपके साथ आके मिले थे। लोटा कौन था उनमें से? वो सिंध हाउस में जो थे उनमें लोटा कौन था? राजा रियाज की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। राजा रियाज ने किसको वोट दिया था? कहां फ्लोर क्रॉसिंग हुई है? सो इसको अंदाजे की बुनियाद पे ना, इसको तख्ता मश्क ना बनाएं। लोटा वही होगा, ये मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोटों को बिल्कुल वोट ना दे। वो लोग जो पार्टी में आके पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके उसके बाद पार्लियामेंट में आके दूसरी किसी तरफ चले जाएं, वो अपने अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए भी काबिल कबूल नहीं, वो कहलाते हैं लोटे। लेकिन उन्होंने जिन लोटों का जिक्र किया था वो उन्हीं की बात हो रही जो जिनको आजकल लोटा कहा जा रहा है। नहीं, जी 6 से 7 अरकान सूबाई असम्बली के बुज़दार जब वज़ीर आला थे, जी जी,
तो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उनकी हिमायत कर रहे थे हुकूमत की, ठीक है, उसमें ये अशरफ अंसारी वगैरह थे, मौलाना गयासुद्दीन थे, तो फिर किस मुंह से उनको उसी असम्बली में दोबारा कबूल कर लिया गया जब हमजा शहबाज वजीर आला बनने वाले थे? तो उन्होंने कहा आमीन, आ जाओ, ठीक है। सही तो मेरा ख्याल है कि ये उससे भी अजीब रवैया है। नहीं बरलास साहब, नहीं, ये ऐसा बताइए, हुआ है। 2018 के इलेक्शन में पंजाब में कौन सी पार्टी अक्सरियत में थी? मेरी बात सुने सर, मैं आगे जवाब तो सुने ना। मैं बताता हूँ जी कौन सी पार्टी थी। नून लीग थी ना। नून लीग तो थी। जो आजाद लोग थे उनको हक होता है वो जिधर मर्जी शामिल हो जाए। मैं वही आपको बात तो वो आजाद पीटीआई में शामिल हो गए, लेकिन मैं जिनके नाम ले रहा हूँ वो नून लीग के टिकट से जीते, सही, और उन्होंने बुजदार हुकूमत की हिमायत की। वो आपकी डेफिनेशन पे और फिर नून लीग ने दोबारा कबूल कर लिया। मैं आपको वही बात बता रहा हूं, वो लोग जो नून लीग के थे जिन्होंने बुजदार की हिमायत की और बाद में उनको ले लिया गया, उन्होंने हिमायत किस अंदाज में की थी जरा बताइए? वोट दिए थे भाई, जिस अंदाज में भी करना होती है। मैंने आपको बताया, जब तक आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे। देखिए, अपोजिशन का मेंबर अगर किसी हुकूमती बिल की सपोर्ट करता है तो वो मदद कर रहा होता है। और मदद क्या, उधर ईंटें तो नहीं उठाना होती। मुझे बताइए कि नहीं, उधर कोई मजदूरी नहीं करना होती। सुने, ईंटें उठाने वाला अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर को इंडिविजुअली को राय देनी हो तो फिर तो मेरा मतलब है उनको जाने नहीं चाहिए, पार्टी का चेयरमैन राय दे। नहीं, वो अपनी इंडिविजुअल राय भी रखता है। नहीं, इंडिविजुअल राय मौजूद है। नहीं, देखिए, पार्टी की शिकें लागू होती हैं, उसमें कवानीन है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी से भागी होके कहे कि मैं तो जी उधर जा रहा हूं। तो ये जो बरलास साहब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बाहर आके, ये जितने भी पीटीआई वो तो पार्टी छोड़ दी ना। नहीं, एक मिनट, उनको क्या कहें? नहीं, दूसरी पार्टी में गए हैं। नहीं, वो आईपीपी में गए हैं, अभी उनको क्या कहेंगे? अच्छा, अभी आप वाला फलसफा माने जी, आप कहते हैं कि इसको लोटा नहीं कहेंगे। हाँ। तो वो तो अभी तो असेंबली मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं आपके मुताबिक तो वो फिर लोटे हैं। अभी तो मैं तो कहता हूं कि चिल्ला लगाया जाता है, चिल्ले के बाद वफादारी तब्दील हो जाती है। ये जो हमें नहीं पता कि ये चिल्ला कौन सा है, कौन से जिन्नात वहां दिखाए जाते हैं लोगों को कि वो बाहर निकलते आते ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो फलां जगह जा रहा हूँ या मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। हमें नहीं पता। वो चिल्लों के बारे में मैं पूछूंगा, दोस्त है मेरे शेख रशीद अहमद, किसी दिन उनसे पूछूंगा कि वो क्या कहते हैं। चिल्ले वाली किसी सरकार से पूछें और इस मामले में आपको बहुत से लोग मदद करेंगे। नहीं नुकैर साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी है, चले अगर हम उनको लोटा भी नहीं कहते, ठीक है, वफादारियां तब्दील करना तो कह सकते हैं ना, कि एक टेन्योर में आप एक पार्टी के साथ होते हैं, आपको लगता है कि अगले टेन्योर में फलां पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है, तो आप उसके टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाते हैं। इक़्तिदार की जंग है, आप किस जज्बाती बहस में पड़ गए हैं? नहीं, हर शख्स ये देखिए, हर शख्स ये चाहता है, जो शख्स सियासत में आता है। जी, आप उसको इब्नुल वक्ती तो कहें, आप मुफाद परस्ती तो बात सुने ना, ये बिल्कुल ऐसे है। मैं बरलास साहब आपको बता, इब्नुल वक्ती कैसे हुई? हर शख्स की ख्वाहिश होती है, जो भी सियासत में काउंसलर के लेवल पे भी आएगा, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो एक ना एक दिन इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचे। इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचने की ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश है, या उसको ये हो कि मैं अपने किसी जगह पे जाके किसी की मदद कर सकूं? ये मदद करने वाली बात सच्ची हो या झूठी, लेकिन क्या हम आम जिंदगी में नहीं देखते कि लोग तरक्की करते हैं? एक जगह से छोड़ा हम मीडिया वाले, एक चैनल छोड़ा दूसरे में गए हम इब्नुल वक्त हो गए। पार्टी की मेहनत होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। पार्टी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती भाई, बड़े बड़े दावे होते हैं ना, दावे होते हैं, वो दावे होते हम तो दावा अगर मीडिया की तरफ इशारा किया, हम छोड़ के जाते हैं, इसका हम दावे नहीं करते। इसका फैसला बरलास साहब आपने नहीं या मैंने नहीं करना, हम दावे नहीं। ये जो लोग इस तरह से बदलते हैं, इसका फैसला आवाम ने करना है, ना दे आवाम करते हैं, उनको ना दे वोट, सीधी सी बात है। मैंने और आपने क्या फैसला 2022 में किया था, जो जिमनी इलेक्शन हुए थे ना पंजाब में जी, वहां उन्होंने बता दिया था कि मुझे लगता है 2024 में इस बात का फैसला तो अवाम को ही करना चाहिए, इस तब्दीली को तो अवाम ही ला सकते हैं। बरलास साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने फिर वही बातें की, आज दीर में जलसा था, फिर वो यही कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदान जो हैं उनको घर बैठना चाहिए, नौजवान सियासतदानों को आगे आना चाहिए। ये क्यों ये बात कर रहे हैं बार बार, क्या रीजन है? अच्छा, एक तो आज मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की है कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सही है। मैंने कहा दूसरा, मुझे लगा शायद वो बिलावल वाली बात हो रही थी कि मौलाना साहब ये बात कैसे कर रहे हैं कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। भाई, मुफ्ती महमूद साहब ने अपने बच्चे मौलाना फजल रहमान के हवाले सियासत की, और फजल रहमान साहब ने मौलाना असदुर रहमान के हवाले की।
वो अपने बच्चों को खुद मुंतकिल कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, उनका कि कहना है कि बच्चों को सियासत मुंतकिल बरलास नहीं साहब, करनी चाहिए। सर गुजारिश सुन लें। वो कह रहे हैं सियासत बच्चों के हवाले नहीं करनी चाहिए। जिन बच्चों के आप हवाले दे रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान उनके ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, अब दूसरी गुजारिश सुन लीजिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जब चेयरमैन बने, हाँ जी, तो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो मीटिंग थी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, तो उसमें ये बात की थी। उन्होंने कहा था, देखिए मैं नौजवान हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान ज़्यादा मेरे साथ चलें, लेकिन मैं आप सीनियर्स के तजर्बे से भी फ़ायदा उठाऊंगा। बिलावल भुट्टो की वालदा जो थी वो भी क्या करती थी, मैं अंकल से बड़ी तंग हूँ। तो देखिए, ये जो भी पार्टी में आता है ना, अभी जैसे मैं शरीफ फैमिली की मिसाल दूं, अगर नवाज शरीफ आएंगे तो उनके गिर्द और लोग होंगे, जब शहबाज शरीफ आएंगे तो उनके गिर्द और लोग होंगे, बिल्कुल ऐसा ही। मरियम आएंगी तो और लोग होंगे, और हमजा आएंगे तो और लोग होंगे। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी के हाथ पार्टी आई, तो फिर और चेहरे थे जो उनके साथ थे। बिल्कुल ऐसा ही। फिर बेनज़ीर भुट्टो के जो वफादार थे वो शायद पीछे चले गए, और उनमें से एक आदमी लाहौर के थे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे, वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, गुरुजी मैं की करा। मैंने कहा, बात सुनो जेबी, तुम्हारे माथे पे लिखा जा चुका है जयाला, सारी उम्र तूने इसी पार्टी में गुजारी है, अब पार्टी बदलने का ना सोचना, बस इधर टिके रहो, बिल्कुल पार्टी नहीं बदलनी। बिल्कुल सही। तो गुजारिश ये है कि जो भी शख्सियत आती है, अगर कोई बूढ़ी शख्सियत किसी सियासी पार्टी की चेयरमैन होगी तो जाहिर है वो अपने हम उम्र लोगों को नहीं, बात तो ये है ना बरला साहब, बात ये है कि जो एक्सपर्ट हैं, सियासतदान, इस सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत में लगा दी, अब वो घर बैठ जाएं और वो जो बच्चे हैं आगे जिनकी अभी सिर्फ ट्रेनिंग हुई है, एक्सपीरियंस उनको नहीं है, वो तो उनके हाथ में तो पाकिस्तान के इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। सुमैरा मिर्जा साहबा, हमारी मरूसी सियासत है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। यही पॉइंट, लोग मरूसी सियासत को पसंद नहीं करते। चले देख लेते हैं इलेक्शंस में पता चले। अच्छा नुखैर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, बड़े दावे वादे हुए हैं और बड़ी खुशगवार वो मुलाकात रही है, और आपको नहीं लग रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी नंबर गेम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते जा रहे हैं, जलसे वो नहीं कर रहे लेकिन नंबर गेम वो कंप्लीट करते जा रहे हैं? इसमें कोई इतराज की बात क्या है ताकि मैं उसका जवाब मैं इतराज की बात ही, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ आपसे, मैं आपका तबसरा लेना चाह रही हूँ। इलेक्शन करीब है, हाँ जी, तो उनको हक है वो अपनी नंबर गेम पूरी करें, क्योंकि नंबर गेम पूरी होगी तो वो इक़्तिदार में आ सकेंगे। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साहब से उनकी अच्छी बनती है, वो इसके लिए उनसे मशवरे भी कर रहे हैं। जिन जमातों को उन्होंने अपने साथ में लाया है वो उनके साथ भी मशवरे करेंगे, वो मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, इलेक्शन करीब है, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, हर जमात को कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक नहीं, नाज़रीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जो जेल ट्रायल है 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज हैं उनकी तैनाती को भी दुरुस्त करार दे दिया है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जेल ट्रायल भी हो सकता है लेकिन कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक। बरला साहब, दोनों साबिक वज़राए आज़म, एक तरफ नवाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीटीआई, उन दोनों को ही अदालतों का सामना है। आपको क्या लगता है, इलेक्शन करीब है, किसको सजा मिलेगी, किसको रिलीफ मिलेगा? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, जी, मैं वो जो वक्फे से पहले एक बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की, जी, तो देखिए, इत्तेहाद दोनों फ्रीकैन जो करते हैं वो फ़ायदे के लिए करते हैं, ज़ाहिर है नुकसान के लिए तो नहीं करते। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के बहुत से लोग खड़े होंगे बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से, तो उनको नून लीग का जो 200-400-500 वोट अगर हुआ तो वो मिल जाएगा। ठीक है। और मियां नवाज शरीफ को ये फ़ायदा होगा कि उनको जलसे भरने के लिए मदरसों के तालिब इल्म मिल जाएंगे, मुयस्सर आ जाएंगे, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब आ जाइए जो दोनों वज़ीर आज़म पे, इन पे बड़ा अच्छा तबसरा किया है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी देखें, एक साहब आते हैं तो अफसरान उनके लिए
सलाम करते हैं उनको जी। और बड़ा उनके साथ तावन करते हैं, हाँ जी, और दूसरे जो हैं उन बेचारों को तो जेल से नहीं निकाला जा रहा। सही। तो दोनों के ट्रायल में बड़ा फर्क है। एक पाबंदे सलासल है, उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उसकी शक्ल ही नहीं लोगों को दिखाई जा रही, हाँ जी, और दूसरा जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सवालिया निशान है, ये सलूक भी कि एक के साथ ये सलूक और दूसरे के साथ ये रवैया, ये ज़ाहिर है लोग भी देख रहे हैं और वकला भी देख रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम भी। अगर बल्ला साहब अगर हम माजी में चले जाते हैं तो इसके ऑपोजिट सिचुएशन बड़ी थी, वो भी मेहरबानी आपको सुमेरा, याद होगी। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपने सच का साथ दिया। नहीं, वरना मुझे बोलना पड़ा। लेकिन अदालतों में रहे माजी में, ये नहीं हुआ कि जेल में रखकर मुकदमा सुने गए, वहां ट्रायल किए गए। सही। शुक्र करें ऐसा नहीं हुआ, वरना माजी में तो ये होता था कि साबिक वजीर आजम जेल में हैं और उनकी बेटी उनसे मिलने आई है, वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, खैर लंबी बात हो जाएगी। जी जी मैं साइफर वाले मामले पे सुमेरा, आप मेरी भी राय लेना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल यकीनन बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल। आपको क्या ओपन लगता है? ट्रायल है, अच्छा चूंकि हम बहस नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल कि ओपन ट्रायल में कोई रिलीफ है ये पीटीआई के लिए। जेल ट्रायल नहीं है, ओपन ट्रायल है, हो जाए। और उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ गई तो जेल ट्रायल हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फेयर ट्रायल होना चाहिए सबका। और इसमें अगर वो, मेरा ख्याल है फिलहाल तो विन विन सिचुएशन है। एक ओपन ट्रायल का हक उन्हें मिल गया, ठीक है, और इधर जो है नून लीग को जो जज हैं वो सेम वही रहेंगे, अगर इसको विन विन सिचुएशन कहा जाए तो। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है सूरत हाल वहीं की वहीं है। ये तो आगे बात चलेगी। ट्रायल कोर्ट ने, मेरा ख्याल है वो पिछले जो थे जेल वाले ट्रायल के फैसले, वो तो कोर्ट ने खत्म कर दिए। मेरा ख्याल दोबारा से ट्रायल शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। Am I right? जी जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो पिछली जितनी भी कार्रवाई हुई है उसको कलअदम करार दे दिया गया। नुखैर साहब खबर तो बता दें, बहुत सब्र कर लिया अब हमने। खबर आपको बताते। अच्छा, थोड़ा सा बूझने की कोशिश तो करें। बल्ला साहब आपको क्या बल्ला लगता साहब है, आप बताएं। कौन सी ऐसी बड़ी पर्सनालिटी बहुत जिसका बड़ी इंटरव्यू हो personality चुका है। है और आजकल कौन सा आप पूछती हैं? आजकल तो मौसम ऐसा है कि पता नहीं कितने परिंदे उठाए। बल्ला साहब एक और हिंट कौन सा है, परिंदा वो सामने हिंट है? मेरे लिए भी है, वो हिंट आपके लिए भी है मैं कि hint- आजकल नुखैर साहब आजकल उसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिसका फायदा उस पार्टी को होगा जिसकी तरफ हवा चल रही है इलेक्शंस की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, जिनका इंटरव्यू होगा, हाँ जी, उनका सियासी इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा, हाँ, उसमें सियासी पहलू जरूर निकल आएंगे, ओके, और वो उसमें बताएंगे। मेरा ख्याल है ये उनका पहला इंटरव्यू होगा इस टाइप का, जिसमें वो खुल के बताएंगे अच्छा, कि उनके साथ क्या क्या मेल है फीमेल है? अब चलें बात खोल देते हैं। मेल है, मेल अच्छा, है। जी जी, बताएं। कौन है? एक एक राय तो दे दे, मुझे पता चल जाएगी आप पहुंचे हैं कि नहीं। जी बल्ला साहब। जी बल्ला साहब, नहीं, क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जी इतने लोगों के चिल्ले हो रहे हैं, हमें नहीं चलें। सामने अच्छा, ये है कि ये इंटरव्यू मेरी मालूमात के मुताबिक, और बड़ी मुसद्दका मालूमात है, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ दिनों में ये इंटरव्यू आप देख सकेंगे। ठीक है, और जिनका इंटरव्यू किया गया है उनका नाम है मलिक रियाज। ओके, ठीक है। और ये इंटरव्यू किसी, मेरा ख्याल है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आएगा। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको नशर किया जाएगा। ओके, और शायद मलिक रियाज साहब ये सोलो अपना सारा बयान दें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या किसी के साथ उनका इंटरव्यू होगा, और उसमें वो बताएंगे कि साकिब निसार साहब ने उनके साथ क्या किया, ओके, अल कादिर ट्रस्ट में उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, 2014 का धरना कैसे दिया गया, उस धरने के इंतजामात कैसे किए गए, खाना कैसे पहुंचाया गया, किन किन लोगों ने उनसे कहा। तो एक बहुत बड़े तहलका खेज इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे खावर मनिका का इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है, जी जी, ये इंटरव्यू आप क्या समझते हैं बरलाल साहब? किसी टीवी चैनल को अगर वो कहता मैंने इंटरव्यू देना, तो टीवी चैनल क्या कहता मैंने नहीं चलाना। असल में हमें तो प्रॉब्लम ये है कि एक चैनल ने उसे चला दिया। हर चैनल इस स्कोप की तलाश में होता है कि उसको इस टाइप का इंटरव्यू मिले। तो अब देखिए मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू किसके हिस्से में आता है, लेकिन ये खबर पक्की है कि बस इंटरव्यू आया ही। इंटरव्यू आया क्या है बरला साहब, किसके हक में होगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा अभी ये वाला इंटरव्यू? देखिए, मलिक रियाज साहब की ऐसी शख्सियत है कि कई हुकूमतों में उनका किरदार रहा, वो आमराना हुकूमतें थी या जमहूरी हुकूमतें थी, और हर अदारे के साथ ही वो रहे, वो बाहर तो किसी के रहे नहीं, और हर हुक्मरान के साथ उनकी बड़ी प्यार मोहब्बतें रही। तो
पता नहीं वो बल्ला किसको साहब, राजी करते हैं, पर्सनालिटी पे किसको अगर नाराज हम करते हैं। आएंगे, पर्सनालिटी पे अगर हम आएंगे तो कल के इंटरव्यू से पहले खावर मानिका साहब की कुछ और पर्सनालिटी हमारे जहनों में थी। जो इंटरव्यूज आए, जो उनकी वीडियोस आई, जो उनके बयानात आए, कल के इंटरव्यू के बाद उनकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट ही चेंज हो गया। क्या आपको लग रहा है कि मलिक रियाज साहब का जो इंटरव्यू आएगा उसमें उनकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी? वो भी अपने बयानात जो है वो कोई ऐसे लेकर आएंगे? बड़ी पते की बात की है सुमेरा मिर्जा साहबा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था ना जी, तो बहुत से लोगों को लोग बड़े बड़े सियासतदान समझते थे और बड़े बड़े डिबेटर समझते थे। तो इसने आके उनको बेनकाब कर दिया। कोई यार ये जिसको तुम बड़ा समझते थे इसको तो बोलना भी नहीं आता, और ये जो जिसको तुम बड़ा समझते हो ये बातें नहीं करता। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मीडिया है ये शख्सियात को बेनकाब भी करता है बिल्कुल। कि इसका असल रूप ये है, ये इतनी जोगा है। दोनों से एक सवाल, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। नुखैर साहब, जैसा कि मजहर बल्ला साहब ने कल ये बात की थी कि ये जो खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है ये किसी एक शख्स को बदनाम करने के लिए, उसकी मकबूलियत कम करने के लिए कंडक्ट किया गया है। मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के पीछे भी कोई ऐसी ही वजह हो सकती है? ये नहीं मुझे पता। नहीं, मुझे आपका एनालिसिस चाहिए भाई। नहीं, मैंने थोड़ा किया उनका इंटरव्यू। नहीं, मैं आपको बता ऐसे रहा हूं, वक्त में उनका इंटरव्यू आना। लेकिन बल्ला साहब से गुजारिश है, एहतियातन आप तनकीदी जुमले तैयार रखें, अपने तीर कमान से खींच लें, उनको तेज कर लें, क्योंकि मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को बेनकाब करेगा। और ये इंटरव्यू जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो नहीं बेनकाब करेगा नुखैर साहब जैसे खावर मानिका ने। इसलिए नहीं, वो तो सारे कहते हैं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं। इसलिए कि मलिक रियाज साहब को यह एहसास हुआ है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, बड़ी जल्दी तो यूं आप नहीं, अब वाकई कुछ नहीं ना रहा, कुछ मामला ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। इससे पहले कि वो डिफॉल्ट कर जाएं तो उन्होंने शायद, मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद सोचा अब मेरा टाइम भी खा गए आखिरी बात कर प्लीज। चलो मेरे मुझे क्लोजिंग का आ रहा है, हमने हेडलाइंस की तरफ है। बहुत शुक्रिया मजहर बल्ला साहब, गुल नुखैर अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।